नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो देशहित, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित, इस देश का हित। मैं हूं आपके साथ नुमान समय। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बिल्कुल खबर के पीछे का हित बताएंगे आपको। शुरुआत देशहित में 20 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की देश से अपील, 5 अप्रैल को रात 9 बजे बत्तियां बुझाकर 9 मिनट तक जलाएं कैंडल, दिए और फ्लैश लाइट। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ लोग साथ, सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा ना लांघने की फिर अपील की। अदृश्य वायरस पर जीत के लिए दे संकल्प, संयम जैसे 5 मंत्र। दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज से निकले तीसरे संक्रमित की मौत, राजधानी में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5 हुआ। दिल्ली में कुल 384 कोरोना संक्रमितों में तबलीगी जमात के 259 लोग। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2715 तक पहुंच चुकी है। अब तक 73 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 438, तमिलनाडु में 309, केरल में 286, उत्तर प्रदेश में 175 मरीजों की संख्या। राजस्थान में 7 नए मामलों के बाद कोरोना के मरीज 168 हुए। मध्य प्रदेश में 119, कर्नाटक में 125, गुजरात में 95, जम्मू कश्मीर में 70 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। तबलीगी जमात ने 14 राज्यों में फैला दिया कोरोना। 747 तबलीगी जमात से जुड़े नए केस। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर रहे हैं हम कोरोना को। यूपी में बरेली की दरगाह के 200 जमातियों को निकाला गया। 10 दिन से जमा थे। पुलिस ने स्क्रीनिंग कराने के बाद सबको घर भेजा। सी न्यूज की मुहिम, महामारी के मौलाना की गिरफ्तारी कब? तबलीगी जमात के मुखिया की पूरे देश में तलाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया, 26 सवालों के जवाब मांगे। नवी मुंबई में सीआईएसएफ के 11 जवान कोरोना संक्रमित, 146 को आइसोलेशन में रखा गया। मुंबई पुलिस के एक डीसीपी में दिखे कोरोना के लक्षण, पूरा स्टाफ किया गया क्वारंटीन। अलीगढ़ के बाद यूपी के कन्नौज में भी सामूहिक नमाज को रोकने पर पुलिस पर हमला हो गया। 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। नैनीताल में भी तबलीगी जमात के क्वारंटीन किए गए 37 लोगों की नर्सों के साथ बदसलूकी। गाजियाबाद में अश्लील हरकतें करने वाले 6 जमाती दूसरे अस्पताल भेजे गए। नर्सों से बदसलूकी करने वाले जमातियों को सीएम योगी ने बताया, मानवता का दुश्मन सिर्फ पुरुष नर्सों की ही अब तैनाती होगी, ऐसा आदेश दे दिया है। पुलिस पर हमला करने वालों पर यूपी में लगेगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका। कोरोना संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर मंत्री समूह की अहम बैठक। संक्रमण रोकने के मेगा प्लान की समीक्षा। लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन के हालात पर भी चर्चा। लॉकडाउन में आतंकवादियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी और 3 मददगार गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में हथियार मिला है। कोरोना काल में पूरा देश दे रहा है कोरोना वॉरियर्स का साथ। टाटा की नई पेशकश, डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस के लिए खोले देश भर में अपने 7 बड़े होटल। और देशहित की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देशहित में जी न्यूज के सबसे बड़े अभियान की बात करेंगे। तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद कहां फरार है? 75 घंटे से फरार है। जी हां, मोहम्मद साद कहां छिपा है, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला मोहम्मद साद कहां छिपा है? इस वक्त पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है। तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद 75 घंटे से फरार। 31 मार्च को मौलाना साद के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। आपको बता दें, दिल्ली में पुलिस ने मौलाना साद के ठिकानों पर छापे मारे। मेरठ, मुजफ्फरनगर भी पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। मौलाना के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने 26 सवालों के नोटिस भी जारी किए। देश में सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला मौलाना कब होगा गिरफ्तार, यही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। पोस्टर देख रहे हैं आप जी न्यूज पर, मोस्ट वांटेड मौलाना की तलाश। यह इंडिया का इस वक्त सबसे मोस्ट वांटेड मौलाना जिसने फैलाया कोरोना। कोरोना से खतरनाक मौलाना मोहम्मद साद। 75 घंटे से फरार, महामारी फैलाने वाला मौलाना। दिल्ली पुलिस को तलाश, जी न्यूज का अभियान। तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद पिछले 75 घंटे से फरार चल रहा है। दिल्ली से लेकर मेरठ और मुजफ्फरनगर तक उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की छापेमारी और तलाशी अभियान जारी है। सबसे पहले आपको दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में लेकर चलते हैं। यहाँ हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने मोस्ट वांटेड मौलाना के बारे में बड़ी जानकारी हासिल की है।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों से इस बात की भी जानकारी मिली है कि यहां पर मौलाना साद जाकिर नगर में बहुत सारे लोगों के संपर्क में था और ये भी जानकारी मिल रही है कि जाकिर नगर में कई लोगों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ भी है कि मौलाना साद कहां पर है, कहां गया था, किन लोगों से मुलाकात की थी। मौलाना मोहम्मद साद निजामुद्दीन के अपने मरकज से पूरा नेटवर्क चलाता था। वही मरकज जो इन दिनों देश में सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने का बड़ा अड्डा बन गया है। जी न्यूज की टीम ने यहाँ भी पहुंचकर देश हित में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अपने दोस्त जिसका घर निजामुद्दीन वेस्ट में है उसके घर में रहता था, लेकिन मरकज से जुड़े तमाम कामकाज को देखने के लिए वो मरकज में आया करता था और यहीं से तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। मौलाना साद को 24 मार्च को निजामुद्दीन थाने में बुलाया गया था। मौलाना साद समेत 7 लोगों को दिल्ली पुलिस ने सख्त हिदायत दी थी कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करना ही होगा, लेकिन मौलाना साद ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। इसके बाद मौलाना आखिरी बार 28 मार्च को देखा गया, फिर वो कहां गायब हो गया किसी को नहीं मालूम। क्राइम ब्रांच अब उसकी तलाश दिल्ली से मेरठ और मुजफ्फरनगर तक कर रही है। उसके खिलाफ 26 गंभीर सवालों का एक नोटिस भी जारी किया गया है। तबलीगी जमात के मौलाना साद के खिलाफ मामला दर्ज कर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब उसकी तलाश कर रही है। उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 26 सवालों की लिस्ट तैयार करके उसको नोटिस बना करके मौलाना साद के घर पर भेजा है, जिसमें जानकारी मांगी गई है कि किस तरह से इस मरकज के अंदर लोग आ रहे थे, जनवरी से लेकर के अब तक कितने लोग आए हैं, किस तरह से मरकज का आयोजन होता था। मौलाना साद का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हम आपको बता दें कि मौलाना साद का एक घर यूपी के शामली में भी है। यहाँ के कंधाला गांव में उसका पुश्तैनी मकान है। मौलाना साद की तलाश में जी न्यूज की टीम शामली वाले घर भी पहुंची। मौलाना साद का एक घर है, जिस तरीके से वहाँ पर ताला लगे हुए ये आलिशान मकान मौलाना साद का बना हुआ है। उसके बाद जिस तरीके से जो काफी मात्रा में मौलाना साद के साथियों में कोरोना का कहर देखने को मिला है, तो उसी के दौरान जिस तरीके से उनकी संख्या बढ़ी है, तो वहीं पुलिस ने मौलाना साद के सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सवाल यही है कि कोरोना से भी खतरनाक बन चुका मौलाना आखिर कब गिरफ्तार होगा, कब मौलाना को दिल्ली पुलिस सलाखों के पीछे भेजेगी। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा, विशाल पांडे, राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ फुल एक्शन में है। निजामुद्दीन वेस्ट में मौलाना के एक दोस्त का घर है। यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम ने पहुंचकर घर पर मौलाना के खिलाफ 26 सवालों के नोटिस थमाए। क्या ये बड़े सवाल जिनसे होगा अब मौलाना साद का सामना, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी अब हम आपको देशहित में देने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 जनवरी 2019 से अब तक हुए मरकज में कितने लोग शामिल हुए। सवाल नंबर 2 मरकज की जगह का पूरा नक्शा और साइट प्लान क्या है। सवाल नंबर 3 मरकज में अगर सीसीटीवी है तो कहां कहां कैमरे लगे हैं। सवाल नंबर 4 मरकज के लिए प्रशासन की अनुमति थी या उसके कोई सबूत हैं क्या। सवाल नंबर 5 मरकज में हुए कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कहां है। सवाल नंबर 6 12 मार्च के बाद मरकज में विदेशी समेत शामिल सभी लोगों के नाम पते क्या हैं। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 12 मार्च के बाद मरकज में शामिल सभी लोगों के रजिस्टर कहां हैं। सवाल नंबर 8 मरकज में शामिल कोई व्यक्ति बीमार हुआ था तो उसकी डिटेल। सवाल नंबर 9 12 मार्च के बाद मरकज से लोगों को निकालने के लिए क्या किया गया। सवाल नंबर 10 लॉकडाउन के बाद मरकज से लोगों को निकालने के लिए क्या किया गया। इसके अलावा 12 मार्च के बाद मरकज से अस्पताल जाने वालों की लिस्ट कहां है। इसके अलावा 12 मार्च के बाद क्वारंटीन के लिए मस्जिद या गेस्ट हाउस कौन लोग भेजे गए। सवाल नंबर 13 मरकज में शामिल जिन लोगों की मौत हुई उनकी पूरी जानकारी चाहिए। सवाल नंबर 14 मरकज के किसी भी व्यक्ति को कर्फ्यू पास जारी हुआ तो उसकी डिटेल क्या है। इसके अलावा 12 मार्च के बाद मरकज में सिविक एजेंसियों के किन अफसरों ने कब कब दौरा किया, ये तमाम सवाल पूछे गए हैं महामारी के मौलाना मोस्ट वांटेड मौलाना साद से। और अब आपको बताते हैं मौलाना साद के गुनाहों की चार्जशीट क्या है। ध्यान से सुनिएगा। क्या किया, जमातियों को अल्लाह के नाम पर मरकज में आने को मजबूर किया और क्या करना था। दरअसल सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए था, क्या किया नहीं किया। मस्जिदों को आबाद करने का मौका बताया। क्या करना था, घरों में नमाज के लिए प्रेरित क्या किया। देखिए मरकज में ना आने पर अल्लाह का गुस्सा बढ़ने का हवाला दिया। क्या करना था, लॉकडाउन में लोगों को घरों पे रहने के लिए कहना था, बल्कि उल्टा भड़काया। अब क्या किया, कोरोना संक्रमित विदेशियों की जानकारी छिपाई। करना क्या चाहिए था, विदेशियों की जानकारी सरकार को देनी थी।
सरकार पुलिस के कहने के बावजूद मरकज ना खाली करने पर अड़ा रहा ये मौलाना। क्या करना चाहिए था? आगे आकर शासन का सहयोग करना चाहिए था। लेकिन इनमें से कुछ भी मौलाना साद ने नहीं किया और बन गया देश में सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला मोस्ट वांटेड मौलाना। हम आपको तुरंत ये जानकारी भी देते हैं कि देश में कोरोना के कहर की रफ्तार दरअसल क्या रही है। देखिए, 30 जनवरी से 14 मार्च के बीच 107 केस, किसी की मौत नहीं। 15 मार्च से 28 मार्च के बीच देखिए 875 नए केस, 23 लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच 1319 केसेस आ गए, 33 लोगों की मौत। रफ्तार बढ़ रही है, ये चिंताजनक है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर यही चिंता की बात है कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस बीच एक तबलीगी जमात से जुड़ी देशहित की एक दूसरी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। गाजियाबाद में नर्सों के साथ अभद्रता पर यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। नर्सों से अश्लील हरकत करने वाले जमातियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। सीएम योगी की ओर से बयान दिया गया है, जघन्य अपराध लगाएंगे रासुका। बहुत ही स्पष्ट संदेश है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। तबलीगी जमात के आरोपी मरीजों के इलाज को लेकर भी बड़ा फैसला। चिकित्सा सुरक्षा में अब नहीं होगी। बड़ी खबर इस वक्त की महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य कर्मियों की, महिला नर्सेस की, महिला पुलिसकर्मी की तैनाती अब जमातियों के सामने नहीं होगी। गाजियाबाद के बदतमीज जमातियों पर सख्त एक्शन। नर्सों से अश्लील हरकत करने वाले जमातियों पर कठोर कार्रवाई। जघन्य अपराध पर लगेगा रासुका। बदतमीज जमातियों का अब होगा ठीक से इलाज। ऐसे लोगों का डॉक्टरी इलाज नहीं, डंडे से इलाज होना चाहिए। गाजियाबाद की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेवर खड़े कर लिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा, ये ना कानून को मानेंगे ना व्यवस्था को मानेंगे, ये मानवता के दुश्मन है। इन्होंने महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो किया वो जघन्य अपराध है। इन पर रासुका लगाया जा रहा है। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लगातार तबलीगी जमात के लोग हॉस्पिटल्स में दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और यहां तक कह दिया कि ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इनके ऊपर रासुका लगाई जाए। गाजियाबाद के इन बदतमीज जमातियों पर रासुका लगाए जाने का मतलब अब इन्हें कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा इन जाहिल जमातियों के इलाज को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। अस्पताल में भर्ती इन जमातियों की सुरक्षा में ना अब कोई महिला पुलिसकर्मी होगी, ना ही इलाज के लिए कोई महिला स्वास्थ्य कर्मी। सिर्फ पुरुष ही सहायता के लिए लगाए जाएंगे। शुरू से ही थोड़ा सा इनका बिहेवियर नर्सिस के साथ में, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में भी थोड़ा सा कोऑपरेटिव नहीं था। इसके बाद में थोड़ा सा इनका मिसबिहेवियर रहा है। उसके प्रति जो है हमारी स्टाफ नर्सिस का थोड़ा सा ऐसा ही हमें कंप्लेंट किया उन्होंने। हमने उसे रिटन में मांगा, उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया। दैट्स ऑल। उसी दिन से बदतमीजी कर रहे थे या उसके बाद? स्टार्टिंग से ही इनकी कोऑपरेटिव नहीं थे, मैंने भी समझाया था। दिल्ली के मरकज में गाजियाबाद से 6 जमाती शामिल हुए थे। इसके बाद ये गाजियाबाद के मसूरी इलाके में आए थे। इन 6 में से एक में वायरस का संक्रमण पाया गया है। इनकी तीमारदारी में तैनात नर्सों ने सामने आकर इनके खिलाफ लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद इनको अब कानून के तहत सजा देने की तैयारी है। लखनऊ से विशाल सिंह रघुवंशी और गाजियाबाद से राहुल मिश्रा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको दिल्ली के तुगलकाबाद लेकर चलते हैं। यहाँ रेलवे कॉलोनी में 167 जमाती क्वारंटीन किए गए थे। 2 दिन पहले इन्होंने भी स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी की, उनसे खाने की मांग की और उस दौरान मारपीट की। डॉक्टर नर्स पर थूका, हंगामा किया। आज तुगलकाबाद के इसी क्वारंटीन सेंटर पहुंची जी न्यूज की टीम। लोगों ने हमें उस दिन की शर्मसार कर देने वाली पूरी घटना बताई। निजामुद्दीन से आए मरकज के लोगों को इस रेलवे कॉलोनी में लेकर के आया गया था और जो उनकी बस थी वो इसी रेलवे कॉलोनी में खड़ी हुई थी। उन लोगों ने जिस तरह से आसपास थूकना शुरू किया और जिस तरह का उनका व्यवहार था, यहाँ के लोग इसको लेकर के काफी परेशान हो गए। हमारे साथ यहाँ की एक रेजिडेंट है कशिश। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब वो बस यहाँ पर आई तो क्या देखा आपने वहाँ पर? जो लोग उसके अंदर बैठे थे उनका व्यवहार कैसा था, क्या कर रहे थे वो लोग? ये रात को 12 बजे की बात है। 3 डीटीसी की बसेज आई थी ग्रीन वाली और एग्जैक्टली मेरा घर ये है और यहाँ पे बस खड़ी थी
और उसमें से लोग स्पिट कर रहे थे नॉन स्टॉप आफ्टर 5-10 मिनट्स, और उसमें उसके बाद एक वन ऑफ द पीपल हु वर सिटिंग इनसाइड वो ऊपर आया, जो वेंटिलेटर की जगह होती है वहाँ से निकल के, और वो थोड़ा सा मिसबिहेव करने लग गया था ड्राइवर के साथ कि हमें जाना है, हमें यहाँ से निकालिए। तो वो बस यहाँ पे करीबन 3 घंटे तक खड़ी रही, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे एकदम विदाउट नो गैप उन्होंने हमारे घर के पास लगा दिया। तो वी वर फीलिंग हेल्पलेस, क्योंकि कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं था, और हम उस समय बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो हमें बहुत ज्यादा डर भी लगा था उस टाइम, और हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। तो क्या वो लोग थूक रहे थे क्या बस के जो अंदर खिड़कियों से? हाँ, वो थूक रहे थे थोड़ी देर में निकल के। तो आप लोग को उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? डर भी लग रहा था क्या? डर तो खैर बहुत लग रहा था, उन लोगों को देख के वो खांस रहे थे बार बार, और 4 बसें थी। आपने देखा कि यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह से उनकी हरकतें थी, जिस तरह का व्यवहार वो यहाँ पर कर रहे थे, जिस तरह व्यवहार लोगों के साथ कर रहे थे, वो वाकई में बहुत ही गलत था। और उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उनमें इस बात को लेके एक तरफ तो गुस्सा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ डर भी है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए अब आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग हिस्सों की, और ये तस्वीरें ध्यान से देखिएगा जहां लॉकडाउन को तोड़ा गया। ये 8 तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों की। कन्नौज, दिल्ली, हुबली, सांगली, नोएडा, झांसी, सीतापुर, रीवा, हर जगह लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ा। तमाम अपीलें जितनी भी की गई हैं तमाम यहाँ पर नाकाफी रही। कई लोग नमाज पढ़ने निकले तो कई लोग ऐसे ही सड़कों पर घूमने निकल रहे थे। और सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर कन्नौज की है, जहां नमाज पढ़ने वाले लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। कन्नौज की तस्वीर, लॉकडाउन में जुटी भीड़, मस्जिद में जुटे नमाजियों को हटाने गई थी पुलिस। कानून को ना मानने वालों ने पुलिस पर किया हमला। ये यूपी की सबसे ताजा तस्वीर है। कन्नौज में जामा मस्जिद है। आज यहां जुम्मे की नमाज में काफी भीड़ जुटी। लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। नमाजियों को पुलिस हटाने पहुंची तो पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस कर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस का कहना है कि वो लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अब आपको कानपुर का हाल बताते हैं। कानपुर में गाजियाबाद जैसी शर्मनाक घटना सामने आई। यहां के अस्पताल में भर्ती जमाती मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी पर उतर आए। कोरोना संदिग्धों ने वार्ड में जगह जगह थूका। एक ही बेड पर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया। इंदौर वाली घटना को कोई भूल नहीं सकता है। यहां स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की घटना पर पूरे देश से कड़ी प्रतिक्रिया आई। शिवराज सरकार ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एमपी के डीजीपी ने इसके बाद संवेदनशील टाट पट्टी बाखल इलाके का दौरा किया। अब सवाल यह है कि कोरोना संकट के बीच ऐसे बदतमीज लोगों से कैसे निपटा जाए। समाज के ऐसे लोग ही कोरोना से जंग को और मुश्किल बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देशों से तुलना करें, यूरोप से तुलना करें तो कोरोना पर भारत की स्थिति औरों से बेहतर है। जिस प्रकार से सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में निरंतर काम कर रहे हैं, उसी का शायद ये परिणाम है कि इस कोविड-19 की आंधी तूफान ने सारी दुनिया के अंदर एक प्रकार से तबाही मचा दी। उसको हम भारत के अंदर कंट्रोल करने की स्थिति में हैं। और पहले पीएम मोदी ने देश की जनता से कोरोना वॉरियर्स के लिए अपना सम्मान जाहिर करने की अपील की थी। और देश की 130 करोड़ जनता ने 22 मार्च शाम 5 बजे, याद कीजिए, ताली, थाली और शंख बजाकर कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया था। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश की जनता से एकजुट रहने और एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की अपील की है। मोदी ने अपनी अपील में कहा, ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए 5 अप्रैल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों में दिया, मोमबत्ती, दीप, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। मोदी ने कहा कि इस मुश्किल समय में किसी को भी अकेले होने का एहसास नहीं होना चाहिए।
मोदी की दिया क्रांति। देश के नाम दिया जलाकर कोरोना पर प्रहार। हौसले की रोशनी से मिटेगा डर का अंधकार। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ देश इस वक्त एक महाजंग लड़ रहा है। देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के 9वें दिन पीएम मोदी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया। नमस्कार। मोदी ने देश की जनता से 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने की अपील की। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। पीएम मोदी की कोशिश है कि दियों की रोशनी से लोगों के दिलों में गहरा रहे कोरोना के डर को दूर किया जाए। ये एक प्रतीक है कि संकट की इस घड़ी में हर देशवासी एक दूसरे के साथ एकजुट होकर खड़ा है। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं है। कोई भी अकेला नहीं है। हमारे पुराणों में भी दीप जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक दीप की रोशनी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शुभ कार्यों की शुरुआत में दीप जलाने की परंपरा है। इससे घर के माहौल में भी बदलाव आता है। पुराणों में भी मानव कल्याण के भाव के साथ मंत्रोच्चार करते हुए दीप जलाने का उल्लेख किया गया है। मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि पॉजिटिव एनर्जी के जरिए लोगों की मनोदशा में बदलाव आता है और इसके जरिए रोगों से लड़ने की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। कि हमारे शरीर के अंदर में जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं उसको हील करने की ताकत भी हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है, बेस्ड ऑन क्वांटम प्रिंसिपल, रितम भरा प्रज्ञा प्रिंसिपल। अगर हम सब लोग कलेक्टिवली सोचेंगे कि हमारे शरीर के ACE2 रिसेप्टर्स पे कोरोना वायरस ना जमे, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल मेक श्योर कि ऐसा होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई में एक दूसरे के साथ खड़े रहना और एक दूसरे को हिम्मत देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस बार भी पीएम मोदी की अपील पर 5 अप्रैल रात 9 बजे अपने अपने घरों को उम्मीद की रोशनी से जरूर रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना के खिलाफ लगातार युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं और मोदी की 9 क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहले जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। कोरोना के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना इसका मकसद था। उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन, इसके जरिए सामाजिक दूरी के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। और आपको याद होगा, ताली थाली शंख बजाना, कोरोना के कर्मवीरों को सलामी देना, दिया जलाना, मुश्किल घड़ी में एकजुटता का एक मैसेज देना। नवरात्र में नव आग्रह, जिसके जरिए गरीबों की मदद के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जन भागीदारी, संक्रमण से सावधान करना। धर्मगुरुओं से अपील की प्रधानमंत्री ने, समुदाय के लोगों को समझाएं। उद्योगपतियों से अपील की, कर्मचारियों का साथ देने की मांग। और उच्च आय वर्ग से आग्रह, कर्मचारियों के आर्थिक हित का ध्यान रखना चाहिए सबको। तो भारत में कोरोना से अब तक आपको जो अपडेट दे देते हैं, 62 लोगों की मौत हो गई है। और ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना साद, हम कह रहे हैं कोरोना का एटम बम है, जिसके जरिए 14 राज्यों में फैल चुकी है बीमारी। 675 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उसका ढूंढा जाना बहुत ही जरूरी है। गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए मोहम्मद साद की। इसके लिए जगह जगह छापेमारी चल रही है। हो सकता है आपके मेरे घर के कहीं पे भी छुपा बैठा है, हम सबके बीच में छुपा बैठा है। इसको पहचानिए, शक्ल अच्छे से देखिए, इसको पहचानिए। अगर कहीं आपको दिखता है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। ये महामारी का मास्टरमाइंड, ये महामारी का मौलाना, क्योंकि यूपी में कोरोना संक्रमित जो संख्या 175 हो गई है। भारत में कोरोना से अब तक 62 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कोरोना का सबसे बड़ा विलन अगर कोई है तो फिर वो है मौलाना साद। मोस्ट वांटेड मौलाना की तलाश।
तो जल्द से जल्द ढूंढना है मोहम्मद साद को। ये जो मौलाना साद है यही जिम्मेदार है जिस तरह से संक्रमण फैलता चला गया और 675 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कई राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है और आप देख रहे हैं किस तरह से जो आंकड़ा है वो 2000 को पार कर चुका है। अब देख रहे हैं देश हित कोरोना से लड़ाई में सिर्फ इंसान ही नहीं तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल हो रहा है। आइए अब आपको चेन्नई की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, चेन्नई में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में रोबोट्स को लगाया गया है। अस्पताल में काम कर रहे इस रोबोट को देखकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये रोबोट कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर्स की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए काम कर रहे हेल्थ प्रोफेशनल्स को होने वाले संक्रमण के रिस्क को ध्यान में रखते हुए त्रिची बेस्ट नाम की फर्म ने 2 रोबोट तैयार किए हैं। ये रोबोट डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना मरीजों से सीधे संपर्क में आने से बचाने में मददगार होंगे। ये रोबोट 4 फीट लंबा और 8 किलोग्राम वजन का है। ये वाईफाई के इस्तेमाल से 250 मीटर के कनेक्शन रेंज से 8 किलो तक पेलोड ले जाने की क्षमता वाला है। रोबोट किसी भी मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से संचालित किया जा सकता है। रोबोट पूरी तरह वॉइस इंटरेक्शन से भी लैस है। रोबोट मोबाइल ऐप की मदद से सीधे आइसोलेशन वार्ड में जाकर मरीजों को जरूरी चीजें दे सकता है। इस रोबोट को तैयार करने के पीछे डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को संक्रमण के खतरों से बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको ले चलते हैं कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने लोगों को सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने से रोका तो नमाजियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी में 5 लोग घायल हुए हैं। मतलब समझिए, लॉकडाउन के बावजूद लोग हुबली की बिलाल मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जमा हो रहे थे। पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस को भी भीड़ को काबू करने के लिए आखिरकार लाठीचार्ज करना पड़ा। मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाई गई। पथराव करने वालों में महिलाएं भी थी। एफआईआर दर्ज कर दी गई। मतलब सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे, उनको रोका गया, वहां पर पत्थरबाजी हुई। याद होगा प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया था, शायद इनके कानों तक नहीं पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आस्था को बचाना है तो पहले कोरोना को हराना है। कौन सी जिद ये लोग ठान कर बैठे हुए हैं वो समझना मुश्किल है। और यही तस्वीरें कन्नौज में भी देखने को मिली थी आज। वैसे हर शहर का हाल करीब करीब एक जैसा है। सड़कें खाली हैं, लोग घर में रह रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए सरकार और प्रशासन मुस्तैद है। जिन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले हैं वहां लोगों में डर जरूर है, लेकिन कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोग घर में ही रहें। दिल्ली के बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैलाने वाले तबलीगी जमात के लोग राजस्थान में मौजूद हैं। यहां 11 लोगों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीकानेर के रानीसर बास इलाके से पकड़कर आइसोलेशन में रखा है। इनमें 2 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बीकानेर में 2 कोरोना मरीजों की पुष्टि के बाद लगातार पुलिस सक्रिय यहाँ पर नजर आई है। आप देखिए किस तरह से पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो इलाका है उसको पूरी तरह से यहाँ पर सीज कर दिया गया है। पुलिस की पूरी नजर है। आप देखिए एक भी व्हीकल आपको यहाँ नजर नहीं आएगा और पूरी तरह से 2 मरीजों की पुष्टि के बाद पूरे शहर में जिला कलेक्टर की तरफ से मिली जानकारी के बाद ये साफ हो गया कि 7 तारीख को वो बीकानेर में आए थे। 3 मस्जिदों में वो लगातार रहे थे, काफी लोगों से संपर्क में रहे और उसके चलते फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। आप देखिए किस तरह से पूरे इलाके को यहाँ पर सीज कर दिया गया और एक भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि देखिए जिस तरह की जानकारी लगातार मिल रही है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पूरे इलाके में जो है वो यहाँ पर कर्फ्यू लगाते हुए और स्क्रीनिंग का काम जो है वो तेज कर दिया है। जयपुर के रामगंज में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। 33 पॉजिटिव केस मिलने के बाद कर्फ्यू के बीच रामगंज में सन्नाटा छाया हुआ है। ये रामगंज क्षेत्र है, यहाँ से इसकी बॉर्डर की शुरुआत होती है। यहाँ पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरी तरीके से इस क्षेत्र को सील किया हुआ है, कोई भी घरों से बाहर नहीं निकले। इतना ही नहीं, अब तक जो परेशानी आ रही थी कि जो लोग हैं जो मेडिकल टीम को सहयोग नहीं कर रहे थे, स्क्रीनिंग के लिए लोगों से अभद्र व्यवहार कर, लोग जो है मेडिकल टीम से अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उसके बाद
देखिए, लॉकडाउन आपके हित में है, देश हित में है और इसीलिए इसका पालन आपको जरूर करना चाहिए।